नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। फिर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ सरकार की नाकामी को हथियार बना कांग्रेस सरकार को घेर नाकाम बता रही है, तो वहीं हाल ही में हरियाणा की कमान संभालने वाले नायब सिंह सैनी जनता की सहूलियत के लिए दिल खोलकर काम कर रहे हैं। कई योजनाओं को लाया जा रहा है, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुरानी योजनाओं की समीक्षा भी की जा रही है। इधर केंद्रीय नेतृत्व की नजर भी अब हरियाणा के रण पर है। अमित शाह दौरा करेंगे। इस दौरे में क्या होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। आज चर्चा इसी पर। तो अब शाह जरूर आएंगे और वो कुछ ना कुछ संदेश देकर जाएंगे, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे, प्रदेश के नेताओं को टिप्स देंगे। लेकिन इन सब से होगा क्या? कई सवालात हैं बीजेपी के लिए, सरकार के लिए हरियाणा में। पहले खबर देखिए, फिर चर्चा करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से इस बार बीजेपी और कांग्रेस ने 5-5 सीटें जीती। 2014 के बाद राज्य में बीजेपी का ये सबसे कमजोर प्रदर्शन रहा। पार्टी ने 2014 की मोदी लहर में प्रदेश की 10 में से 7 और 19 में 10 की 10 सीटें जीती थी। लगातार दूसरी बार क्लीन स्वीप का दावा करने के मैदान में उतरी पार्टी 5 सीटें गंवा बैठी। इसलिए इस बार बीजेपी हरियाणा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने खुद हरियाणा की कमान संभाल ली है। सभी चीजों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। कल प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी की ये बैठक काफी अहम होगी। बीजेपी के प्रमुख एजेंडे में दलित, किसान, सिख और कर्मचारी है, जिन्हें साधने के लिए बीजेपी आने वाले समय में अहम फैसले ले सकती है। बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देना है। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव, विधायक, सांसद और मंत्री भाग लेने वाले हैं। शाह के दौरे से पहले हरियाणा सरकार ने सौगातों की झड़ी लगा दी। कल हुई कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडे रखे गए। सभी एजेंडों को अप्रूव कर दिया गया। सीएम ने बताया कि शहीदों के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देने का फैसला किया गया। इसके तहत 2 सदस्यों को नौकरी देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि आज तक कुल 369 नौकरी अनुकंपा के आधार पर दी गई। आज ये आंकड़ा 371 पहुँच गया है। पिछली सरकार में 10 साल के कार्यकाल में मात्र 6 शहीदों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी गई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में, डेंटल और नर्सिंग कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रिक्त पद भरे जाएंगे। हरियाणा सिविल सेवा भत्ता में संशोधन किया गया है। हमने योग्यता के आधार पर बिना पर्ची, बिना खर्ची के 1,32,000 नौकरियां देने का काम किया है। 1,32,000। जो लोग ट्वीट करके वाहवाही लूट रहे हैं, उन गरीबों का अपनी सरकार के अंदर तो मजाक करते थे। अगर हमने उनको कहीं गरीब व्यक्ति की हमारी सरकार ने चिंता की है, गरीब व्यक्ति के साथ हमारी सरकार खड़ी है, तो उसको लेकर के भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। हमारे युवाओं में आज एक नई आशा और विश्वास का संचार हुआ है। वे नौकरी पाने के लिए किसी नेता की दहलीज के ऊपर हाथ नहीं फैलाना पड़ता। आज अपना स्वाभिमान से सर ऊंचा करके मेरा युवा आज हरियाणा सरकार की नौकरी ले रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा सिविल सेवा में 10 से बढ़ाकर 20 दिन का भत्ता दिया जाएगा। पेंशन भोगियों में जिसकी पेंशन 3,000 से कम है, उन्हें अब 3,000 पेंशन प्रतिमाह दी जाएगी। किसान यदि बिजली का स्वैच्छिक लोड बढ़ाना चाहते हैं तो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 21 दिसंबर 2023 तक बिजली का लोड बढ़ाने के लिए जिन भी किसानों ने आवेदन किया है, उनके लिए पोर्टल खोला जाएगा। एसोसिएट्स प्रोफेसर्स को अप्लाई करने के लिए आयु में 5 साल की रियायत दी गई।
सरकारी नौकरियां देते समय हमने प्रदेश के गरीब परिवारों का भी पूरा ध्यान रखा है। हमारी सरकार गरीब के साथ खड़ी है, इसलिए हमने जिनके परिवारों में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है उन उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर 5 अंक देने का प्रावधान किया था। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ बीजेपी मजबूती से आगे बढ़ रही है, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि इस बार हरियाणा की सत्ता कौन संभालेगा। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। तो अमित शाह दौरा करेंगे, अमित शाह कार्यकारिणी की बैठक का हिस्सा बनेंगे, वो संदेश देंगे प्रदेश के बड़े नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। लेकिन उससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक कैबिनेट बैठक के जरिए ये साफ कर चुके हैं कि मकसद सरकार का क्या है, सरकार किस पर फोकस करने जा रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे हम करने जा रहे हैं। कल कैबिनेट बैठक देखी, उस कैबिनेट बैठक के जो एजेंडे थे, एजेंडों पर अप्रूव किया गया, उसमें तमाम तरह के मसले, किसानों का, रोजगार का, युवाओं का, पेंशन का, बेरोजगारी का, तमाम तरह की बातों पर फोकस किया गया। और ये छटपटाहट बता रही है कि ये विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण है। देखिए पंकज, 12 मार्च को नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने थे। करीब 3.5 महीने हो गए हैं। इन 3.5 महीने मेरे को लगता है शुरू दिन से ही नायब सिंह सैनी ने अपना जो एक उदारता वाला रवैया दिखाया, लोगों से मिलना, सेल्फी खिंचवाना, बात सुनना, उनको फील्ड में जाके ये कहना कि अगर कोई अफसर आपकी नहीं सुनता तो आप मेरे को शिकायत भेजो, आप मुझसे मिलिए, मैं मिलूंगा आपसे। तो 12 मार्च के बाद से, जब से मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया है, उनका रवैया अत्यंत उदारता वाला है। वो ये कहते हैं कि कोई आदमी परेशान नहीं होना चाहिए, जिसकी मांग पूरी नहीं हुई, अगर वो होने वाली है तो उसको पूरा कर रहे हैं। मेरे को लगता है चुनाव का ही दबाव है, वो फील गुड कराने का एहसास कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता को, उनको पता है, दिक्कतें लोगों को रही हैं। छोटी छोटी बुनियादी जो सुविधाएं होती है दफ्तरों में, नगर निगम में, तहसील में या अस्पतालों में दवाई नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, उनको पता है जो बुनियादी जरूरतें हैं वहां थोड़ा सा कमियां जरूर है। तो लेकिन उसको महसूस करते हुए उन्होंने अपना एक रवैया ऐसा दिखाया जैसी सरकार जन कल्याणकारी है, उनकी सोच अच्छी है, लोगों को सुविधा, सुरक्षा सब कुछ देना चाहते हैं जो उनकी जरूरत है। तो एक फील गुड कराने का एहसास है। और कल अमित शाह जी आ रहे हैं पंचकुला में। अमित शाह जी के लिए सभी जिलों से, हरियाणा के 22 जिलों से, केंद्रीय मंत्री से लेकर छोटे कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, तमाम लोगों की फौज को वहां बुलाया गया है। उनको रणनीति का हिस्सा बनाया जाएगा, उनके सुझाव लिए जाएंगे और एक एक्सपर्ट के तौर पर अमित शाह अपना तजुर्बा जो उनका है, अपना जो विजन है, सरकार कैसे वापस आ सकती है, मुश्किलों पर कैसे काबू पाया जा सकता है, ये उनको एक डोज देकर जाएंगे। उनको सिखाने की भी कोशिश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे दिक्कतें क्या है, कहां क्या स्थिति है। तो एक अच्छे अनुभवी नेता की तरह, एक विशेषज्ञ की तरह उनको अपनी राय बताएंगे और कोशिश करेंगे कि जो मोदी जी के बाद हैट्रिक की बात है, मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। अब हरियाणा का टारगेट है कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बने। दीवारों पे भी लिखा है, पानीपत में और शहरों में मैंने देखा है, दीवारों पे पोस्टर लगे हैं, तीसरी बार बीजेपी सरकार। तो ये जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, उसमें सरकार अपना सब कुछ खजाने का मुंह खोल दिया और उदार रवैया दिखा रही है। और लोग भी जिस तरीके से, पंकज एक बड़ी बात यह कि 20-20 करोड़ सभी विधायकों को दे दिया। हमने देखा है पिछले चुनाव में जब ऐसा मौका आता है चुनाव जीतने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए करोड़ों रुपए लुटाए जाते हैं। तो मैंने ये भी देखा है, 2005 में एक सरकार थी कि तब के सरपंचों को 1-1 करोड़ रुपया कहा कि डेवलपमेंट आप अपने प्रपोजल भेजो, 1-1 करोड़ सबको देंगे। 2005 में जब वो 1-1 करोड़ रुपया दिया गया था तो बहुत सारे पैसे का अनुपयोग हुआ था, खुर्द-बुर्द हुआ था पैसा। बाद में पता लगा कुछ नहीं हुआ। 1-1 करोड़ सरपंचों को दिया 2005 में। सरकार
रिपीट हो इस मकसद से, लेकिन वो पैसा बहुत सारा खुर्द बुर्द हुआ, खाया गया, लुटाया गया। तो मेरे को लगता है ये कहीं इस तरह की चीजें ना हो, सरकार को और बीजेपी संगठन को ध्यान रखना होगा कि 20-20 करोड़ आप दे दो, अभी 3 महीने चुनाव में है, ये मंशा ना हो कि पता नहीं क्या होगा और पैसे की उपयोगिता नजर ना आए, इस पर सावधानी बरतना जरूरी है। मैं जिस तरीके से तीसरी बार बीजेपी सरकार, ये स्लोगन आज जो ज्यादा दीवारों पर चस्पा किया जा रहा है या पोस्टर चस्पाए जा रहे हैं, इसके ये तो पहले से कंफर्टेबल जोन में बीजेपी यहां पर थी, लेकिन ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव ने सबक सिखाया या डेंट लगा दिया, उन तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया जिसको लेकर कंफर्टेबल जोन से आज इस स्थिति ऐसी आ गई कि अमित शाह तो चिप्स देंगे, लेकिन उससे पहले सैनी साहब खुद कमान संभालते हैं, कैबिनेट की बैठक होती है, बड़े मुद्दे उस बैठक का हिस्सा बनते हैं, उन पर चर्चा होती है, अप्रूव किए जाते हैं, तमाम मसलों को लेकर सरकार ये कहती है, दिखाने की कोशिश करती है, देखिए हम आपके लिए काम कर रहे हैं। देखिए, मैं साफ तौर से ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। खजाने में एक पैसा भी अगर नहीं बचे तो भी उस हद तक जाने के लिए भी सरकार तैयार है, क्योंकि वोटों का बंदोबस्त अब भारतीय जनता पार्टी को कर रहा है। और देखिए, 9.5 सालों तक जिन विषयों को लेकर मनोहर लाल खट्टर जनता के आमने सामने खड़े रहे, टकराव जिनसे होता रहा, यहाँ पर फैमिली इनकम का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। फैमिली इनकम को लेकर तमाम कोशिशें लोग करते रहे, लेकिन कोशिशें नाकाम होती रही, क्योंकि पैदा हुए बच्चों का भी 1 साल 1.5 साल के बच्चे की भी आमदनी जो है कंप्यूटर में रिकॉर्ड में दर्ज कर ली गई और उसे हटाने की कोशिश में जो तमाम लोग हैं वो एक तरीके से हाथ खड़े करते हुए नजर आए थे। और अब यहाँ नायब सिंह सैनी क्या कह रहे हैं? नायब सिंह सैनी ये कह रहे हैं कि एक एफिडेविट ले आइए और उस पर अपनी आमदनी लिख दीजिए, उसके बाद आपने जो आमदनी लिखी है वो कंप्यूटर में डाल दी जाएगी। 9.5 साल तक हरियाणा प्रदेश की जनता इसीलिए बेहाल रही क्योंकि आपने पति की इनकम डाल दी, पत्नी की इनकम डाल दी, बेरोजगार बच्चे की इनकम डाल दी, और इतनी इनकम को डालने के बाद जो आपने तय इनकम की, उसके बाद तमाम योजनाओं से, तमाम सुविधाओं से वो परिवार, वो घर बाहर हो गया। अब आप ये कह रहे हैं कि एक एफिडेविट दीजिए, उसमें आप जो आमदनी लिखेंगे हम उस आमदनी को कबूल कर रहे हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट का मैं जिक्र कर रहा हूं। ओबीसी वालों को लगातार 9.5 सालों तक ये कोशिश करते रहे कि केंद्र में जो आय सीमा है ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने की वो 8 लाख सालाना है, हरियाणा प्रदेश में 6 लाख कर दी गई। केंद्र में जो योजना है उसमें ओबीसी सर्टिफिकेट में खेती की आय और सैलरी से मिलने वाली आय को एग्जेम्प्ट रखा गया। हरियाणा प्रदेश में उन दोनों आयों को, यानी कृषि और वेतन से मिलने वाली आय को इंक्लूड कर दिया गया 6 लाख की सीमा में। उसके बाद जो परिवर्तन था वो बहुत बड़ा था। अब यहां उस परिवर्तन को भी खत्म कर दिया गया, 6 की सीमा 8 कर दी और एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट किया, सैलरी की इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया। तमाम वो चीजें जो 10 साल से हरियाणा की जनता 9.5 साल से आपसे करवाना चाह रही थी, मुकाबले आपसे कर रही थी, संघर्ष आपके साथ कर रही थी, लेकिन नाकाम हो रही थी। मनोहर लाल खट्टर के बदलते ही नायब सिंह सैनी वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अब आपके सोलर पैनल्स भी मिलेंगे, अब आपको 2 किलोवाट तक जो है किसी भी तरह का किराया नहीं देना है, 1 यूनिट अगर खर्च की तो 2 रुपए दीजिएगा। तमाम वो योजनाएं जो जनता को लुभाई जा सकती हैं, ये भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। यहां पर करीब 9.5 सालों से इंतजार बीपीएल परिवार कर रहे थे, वो परिवार जिन्हें 100 गज के मुफ्त प्लॉटों का आवंटन हुड्डा सरकार में किया गया था। 1 प्लॉट 1 गज जमीन किसी को नहीं दी गई। और अब चूंकि चुनावी मौसम है, लोकसभा में 5-5 का जो आंकड़ा है वो सामने आ चुका है, मोदी लहर की हकीकत सामने आ चुकी है। तो अब यहां 100 गज के मुफ्त प्लॉट बांटने की होड़ लगी हुई है, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। एससी वोटर जो है वो अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकता हुआ लोकसभा चुनाव में नजर आया तो ये भारतीय जनता पार्टी का मंजूर नहीं है। एससी वोटर्स को जितने भी प्लॉट्स आप दे सकते हैं दे दीजिए, कब्जे की जमीन को खाली करवाइए और रात की रातों रात जो वो प्लाट्स हैं वो गरीबों में बांटिए ताकि वोटों का बंदोबस्त हो। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अब समय सीमा इतनी कम रह गई है कि इस पूरी कवायद का पूरा लाभ शायद भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि सीमित लाभ हासिल हो, लेकिन जिस तरह की उम्मीद, जिस तरह की आकांक्षाएं, अपेक्षा यहां पर भारतीय जनता पार्टी वोटर से रखे हुए है, वहां पर नाउमीद भारतीय जनता पार्टी को होना पड़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इसलिए बड़ी चिंता में है कि मोदी की राजधानी दिल्ली के साथ अगर हरियाणा प्रदेश में सत्ता बदल जाती है, कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता हासिल कर लेती है, सत्ता परिवर्तन अगर होता है, तो फिर मोदी से एफर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो आबादी है, हरियाणा प्रदेश की जो आबादी है वो कभी भी दिल्ली के रास्तों पर आ सकती है। दिल्ली में जुटने वाली भीड़ जो है वो हरियाणा प्रदेश की लोगों की हो सकती है। बड़ी रैलियां अगर कामयाब दिल्ली में
कोई करता है तो हरियाणा प्रदेश के लोग करते हैं। यही वो व्यवस्था है जो कि मोदी की सरकार केंद्र में मंजूर नहीं कर सकती, और इसी वजह से हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी चिंता अगर किसी को है तो केंद्र की सरकार को है। हरियाणा प्रदेश की मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं उन्हें तो चिंता है ही, अब तमाम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश है। देखिए किस हद तक भारतीय जनता पार्टी इन कोशिशों में कामयाब होती है। वीरेंद्र जी, जिस तरह की तस्वीर अब सबके सामने है, देखिए चुनाव नजदीक है, वोट कांग्रेस को भी चाहिए, वोट बीजेपी को भी चाहिए। जिन बातों का जिक्र महेश ने किया, इन्हीं बातों के बल पर कांग्रेस लगातार जनता के बीच में पहुंच रही है, और ऐसा लगा कि चाहे वो सत्ता के खिलाफ वाला माहौल हो चाहे कोई और, कांग्रेस की बातों पर जनता ने विश्वास किया हो, लेकिन कांग्रेस को फायदा जरूर पहुंचाया। अगर ऐसा ही माहौल विधानसभा में रहा तो एड़ी चोटी का जोड़ बीजेपी को लगाना पड़ेगा अपनी सत्ता को बचाने के लिए। लेकिन जिस तरह के फैसले सरकार ले रही है, चाहे वो कैबिनेट के फैसले हो, 19 एजेंडे, और उस एजेंडे पर बात करने के बाद जनता से कह दिया गया हो कि देखिए आपके लिए सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं, अब जिस तरीके से कहें उस तरीके से काम होगा। चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व का हरियाणा आना हो और हरियाणा आकर टिप्स देना हो, संदेश देना हो, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है। लोकसभा चुनाव हम लोगों ने देखा, केंद्र का नेतृत्व लगातार नजरें बनाए हुए था। ऐसा नहीं था कि अकेले छोड़ दिया गया था हरियाणा के बीजेपी नेताओं को, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला। देखिए, उस समय नरेंद्र मोदी चेहरा था, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिलनी चाहिए थी, जो आशा की जा रही थी, उसको पार्टी नहीं पा सकी, उस लक्ष्य को नहीं पा सकी। और अब देखिए, अब तो भारतीय जनता पार्टी सरकार से आप कुछ भी करवा लो, कोई भी मांग कर लो, वो तो स्वीकार करने के लिए तैयार है, ना तो है ही नहीं। मतलब अब भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में ना तो है ही नहीं, जो भी जनता मांग करेगी उसे पूरे कर देंगे, तैयार बैठे हैं। मतलब चुनाव है, देखिए 9.5 साल तो आपने कुछ किया नहीं, और अब आप प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी में सुधार कर रहे हैं, सरलीकरण कर रहे हैं, और उधर कांग्रेस कह रही है कि हम सत्ता में आते ही प्रॉपर्टी आईडी की व्यवस्था समाप्त कर देंगे, फैमिली आईडी को खत्म कर देंगे। तो लोग सरलीकरण को चुनेंगे या जो कांग्रेस कह रही है उसको चुनेंगे? तो अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर 9.5 वर्ष में तो आपने कुछ किया नहीं, पोर्टल व्यवस्था पे आप अड़े रहे, और अब जो है जनता की जो इतनी भी मांगे हैं सभी को स्वीकार करने के लिए तैयार है, किसी को ना करना तो है ही नहीं, संभव ही नहीं है। मतलब अब गरीबों को प्लाट भी दे रहे हैं, अब सब कुछ याद आ गया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सब कुछ याद आ गया, भाई जनता में असंतोष है। पहले कुछ भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तो जितने अहंकार में थे नेता, वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। और अब देखिए, अभी भी अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब जिला मुख्यालयों पर जनता दरबार लगाएं तो उन्हें वास्तविकता मालूम हो जाएगी, वो इस दरबार लगाने का हिम्मत नहीं रख सकते। मतलब उनमें इतना साहस नहीं है कि वो जिला मुख्यालयों पर जाकर जनता दरबार लगाएं। अब देखिए, अधिकारियों पर छोड़ दिया गया है, समाधान शिविर की जो बागडोर है अधिकारियों को दे दी गई है, और अधिकारी भी क्या व्यक्तिगत समस्याओं के लिए वो कितना सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, वो सिर्फ देखिए दावे किए जा रहे हैं इतनी समस्याओं का समाधान कर दिया। जो सार्वजनिक महत्व के विषय हैं उनको तो छुआ तक नहीं गया। जो मुख्यमंत्री की घोषणाएं हुई हैं, सीएम अनाउंसमेंट हुई हैं, उन पर कितना अमल हुआ, उन कार्यों की क्या प्रगति हुई, उसका लेखा जोखा कौन देगा? तो मतलब कुल मिला के देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने 9.5 वर्ष में तो किया नहीं। अब 6 महीने या तो 3 महीने ही रह गए, मान लिया तो 3 महीने ही हैं, इन 3 महीने के अंदर आप क्या जनता को दे पाएंगे? और जो काम है वो तो अभी तक पूरे हुए ही नहीं। जो मुख्यमंत्री की घोषणाएं उन पर तो अमल हुआ ही नहीं है। तो कई घोषणाएं तो पहले ही जो है डेड डाल दी गई थी, अव्यवहारिक बताकर उनको रद्द कर दिया गया था, और अब जो है पहले मनोहर लाल की घोषणाएं हैं उन पर भी अमल नहीं हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना साहस है कि क्या वो नरेंद्र मोदी को छोड़कर मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी के नाम पर वोट मांग सकते हैं? मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद ही इस बात को सहमत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का देखिए क्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है तब दूसरा मापदंड होता है, जब सत्ता में होती है तो अलग मापदंड आ जाता है। जब विपक्ष में होती है तो अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया जाता है, ताकि वहां त्याग और समर्पण है, कोई दूसरे लोग कोई लड़ने को तैयार नहीं होते तो वहां अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है। जब पार्टी सत्ता में आ जाती है तो दूसरे दलों से आए लोगों को चुनाव लड़ाया जाता है। ये लोकसभा चुनाव में हमने देखा है, बिल्कुल देखा। ये देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य मतलब शामिल हुए हैं, रंजीत सिंह चौटाला, वो तो आज मंत्री है। जो भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करते रहे, जिन्होंने संघर्ष किया, तपस्या की, अनिल विज, वो सरकार से बाहर है। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी का एक स्वरूप उभर कर आता है। तो ये कार्यकर्ताओं में भी इस बात को लेकर निराशा है। देवेंद्र, थोड़ा सा चर्चा को केंद्रीय नेतृत्व बनाम बीजेपी हरियाणा नेतृत्व देखें, क्योंकि जिस तरीके से बीच में ऐसा लगा कि मनोहर लाल जब थे एक फ्री हैंड के तौर पर काम कर रहे थे, ऐसा लगा नहीं कभी टोका गया हो, ऐसा लगा नहीं कभी रोका गया हो, लेकिन उन सब के बावजूद अब अमित शाह आएंगे तो किस तरीके से कमान संभाल सकते हैं, क्या क्या नई चीजें, क्या संदेश वो दे सकते हैं? देखिए पंकज, मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल जी थे
बहुत सारी योजनाएं थी, जैसे परिवार पहचान पत्र है, केंद्र सरकार ने उसको सराहना की कि आपने अच्छा काम किया। मुख्यमंत्री ये कहते थे कि हमारे पास पूरे परिवारों का डाटा है, हमें पता है कौन कितना गरीब है, किस परिवार में कितने रोजगार है, मतलब बहुत गौरवान्वित महसूस करते कि हमने ये काम कर दिया। और भी योजनाएं थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेके कुछ और योजनाएं। मोदी जी ने तारीफ भी की हरियाणा सरकार की, हरियाणा सरकार अच्छा काम करी है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कई दफा यशस्वी मुख्यमंत्री कहते थे मनोहर लाल जी को, गुड़गांव में प्रोग्राम, जब जब प्रधानमंत्री आए, रोहतक में आए, पानीपत में आए, तो ये प्रचारित करते थे कि हरियाणा में बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में पता लग गया है मनोहर लाल जी को और मोदी जी को भी कि हमारे जो निचले नेता थे, जिला स्तर के नेता थे, सांसद थे, एमएलए थे, मंत्री थे, उन्होंने कितना काम किया, पब्लिक या वोटर्स कितने खुश हैं, उनको जमीनी हकीकत का अब एहसास हुआ है लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी का नुकसान हुआ है। दिल्ली में बैठकर उनको बताया गया कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप मेरे को बताइए, 9.5 साल हो गए, 10 साल हो जाएंगे अब अक्टूबर में जब नए चुनाव होंगे। 10 साल में इन्हें कई मंत्री ऐसे हैं जो रिपीट हुए थे, दोनों कार्यकाल में मंत्री रहे। मेरे को आप ये बताइए, हरियाणा में ऐसे कौन से मंत्री हैं जिनको हम मान सकते हैं कि उनकी रैंकिंग हुई हो, रैंकिंग नंबर 1, रैंकिंग 2, मेरे को लगता है ज्यादा मंत्री औसत रहे हैं। उन्होंने काम किया है, लेकिन ऐसे काम नहीं किए कि जनता के दिलों में उतर जाए, जनता वाहवाही करे। मतलब बहुत सारी समस्याएं थी, किसानों वाला मसला था, महंगाई, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था का मसला है, बिजली पानी की समस्या कहीं कहीं है। बिजली की स्थिति ठीक है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं, किसान कहते हैं हमें ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं मिलता, 3-3 साल हो गए अप्लाई किए हुए। हर जगह थोड़ा कम है देवेंद्र, आपको रोक रहा हूं। दिल्ली में सरकार जी थोड़ा वक्त कम है। महेश के पास हम चल रहे हैं यही सवाल को लेकर। अब चाणक्य कहा जाता है अमित शाह को, और अब चाणक्य नीति क्या हरियाणा के लिए लागू होगी? देखिए, साथों से जो मैक्सिमम किया जा सकता है वो लाभार्थियों के साथ संपर्क किया जा सकता है। जो और ज्यादा कोशिश अगर सरकार की तरफ से जो चल रही है, आए दिन हम देख पा रहे हैं युवाओं को लुभाने के लिए रोजगार की बारिश यहां पर देखने को मिलेगी। अखबार पूरे के पूरे भरे आपको नजर आएंगे वैकेंसीज से, और उसके साथ ही जो रिजल्ट है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नए अपॉइंटमेंट्स किए जा सके। किसी भी तरीके से युवाओं को जो नाराज है उसे मनाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। जैसा मैं जिक्र पहले कर रहा था कि सरकार के एक एक पाई को खर्च करके अगर जनता को खुश किया जा सकता है तो एक एक पाई खर्च कर दी जाएगी। किसी भी हद तक जाने के लिए सरकार तैयार है। खजाने का मुंह खोल दिया गया है इन दिनों में, यानी कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले पहले सरकार जनता के पैसे से जनता के लिए जो कुछ कर सकती है वो किया जाएगा। और जैसा कि अभी जिक्र चल रहा था कि कोई भी जो है वर्ग आ सकता है, किसी भी तरह के लोग वहां पर पहुंच सकते हैं, अपनी कोई भी मांग रखेंगे तो मनवाने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। जो 9.5 सालों में नहीं हुआ अब 9 दिनों में हो सकता है और तुरंत प्रभाव से वो घोषणा भी कर दी जाएगी। लेकिन इसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है ये देखना दिलचस्प रहेगा। उसके साथ ही ये भी कि जो आम कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर का मैं जिक्र कर रहा हूं, वो इस पूरे बदले समीकरण में खुद को असहज महसूस कर रहा है, क्योंकि चुनाव कोई और लड़ता है, मैनेजमेंट कोई और करता है, दूसरे राजनीतिक दलों से आए हुए लोग जो है वो बड़ी भूमिका में उनकी पार्टी में नजर आते हैं और उनके जो अपने लोग हैं वो पूरे सत्ता के गलियारों से बाहर बैठे उन्हें नजर आते हैं। तो परिस्थितियां बदली हुई हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है वो अब किसी और का थैला उठाने के लिए तैयार नहीं है। जनता की नाराजगी तो एक तरफ है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अपने वोटर की, उसके साथ ही कार्यकर्ता की, जिन्हें थैला उठाने वाला लोग हम कहते हैं, वो थैले उठाने वाले लोग अब अपने ही पार्टी के नेताओं का बोझ उठाने के लिए तैयार। वीरेंद्र जी, जिस तरह की तस्वीर महेश ने पेश की, उन्होंने कहा अगर कार्यकर्ता नाराज हो गया, उसका मनोबल गिर गया, वो असहज हो गया, उसने देख लिया कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको तवज्जो ज्यादा दी जा रही है। कई बड़े पुराने नेता कहते हुए दिखाई देते हैं कि देखिए हमें तो कोई पूछता भी नहीं है, कहीं पर कोई बैठक होती कोई बुलाता भी नहीं है, लेकिन बाहर वालों को तवज्जो। कितनी आसान स्थिति में है बीजेपी इस वक्त चुनाव के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब जो है सोशल मीडिया पे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का ना वो संपर्क है, ना कार्यकर्ताओं के सुख दुख में वो शामिल होने की बात है। अब देखिए, जो दूसरे दलों से आए हुए नेता हैं उनको ही महत्व दिया जा रहा है और एक तरह से ये जुमली बन जाती है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही।
वो मुख्यमंत्री के पास ही है, तो वहां भी रस्साकशी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में भी रस्साकशी है, और जो दूसरे जिला स्तर पे है वहां भी कार्यकर्ताओं में है। देखिए, और ये जब टिकटों का वितरण होगा तो ये और ज्यादा आएगा। तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता तो निराश है, क्योंकि 9.5 वर्ष में आपने कुछ किया नहीं, कार्यकर्ता की सूद नहीं ली, मतलब उनको सत्ता में भागीदारी तो मिली नहीं, कार्यकर्ताओं की बड़ी अपेक्षाएं थी। और इस समय की जो स्थिति बनी हुई है कि वहां भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि उससे नेता भी नहीं मिलते। वो मतलब आज भी अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मनोहर लाल जी से या नायब सैनी से मिलना चाहे, दावे कुछ भी किए जाते हो, वो आज मिल भी नहीं सकता। और मतलब ये स्थिति बनी हुई है कि संगठन में ऐसे लोग हैं जो रीढ़ विहीन है, जिनका कोई अपना कोई जनाधार नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में तो ऐसे लोगों को महत्व दिया गया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संस्थात्मक ढांचा कहने को बहुत कुछ है, लेकिन वास्तव में बिल्कुल शून्य है, धरातल पर कुछ नहीं है। तो पार्टी को स्थिति का सामना करना पड़ेगा। जो पन्ना प्रमुख बने हुए हैं वो लोगों से संपर्क नहीं कर रहे, वो कागजों में बने हुए हैं, उनको अपने बूथ की जानकारी नहीं है। तो ये जो है, ये बात बार बार सर कांग्रेस कहती भी रही है। जब चुनाव नतीजे आए तो बोले कि पन्ना प्रमुख पन्नों में ही सिमट गए, नतीजे आए तो वो उसमें कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो गए। चलिए, बहुत शुक्रिया, वक्त थोड़ा कम है हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। हालांकि एफर्ट किए जा रहे हैं, सरकार और नायब सिंह सैनी लगातार जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, अलग अलग योजनाओं के जरिए, अलग अलग बातों के जरिए, वादों के जरिए। लेकिन अमित शाह आएंगे तो क्या पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश देके जाएंगे, देखने वाली बात होगी।